गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। अभी पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के कौन सी सरकार के लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों पर चर्चा की है। 2 बुनियादी तत्वों पर चर्चा की है हमने। अब वो बुनियादी तत्व हमारे पास क्या थे? पहली बात हमने की चुनाव की, कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए हमें एक निश्चित अवधि के अंदर लोगों के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या करवाए जाने चाहिए? चुनाव। सेकंड बात हमने की संस्थाओं की, कि लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर हैं जो कायदे और कानून के अनुसार काम करती है। लेकिन केवल इन्हीं 2 तत्वों से हम लोकतंत्र को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों के साथ, चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ, हमें एक तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। क्योंकि हर व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर अधिकारों की मांग करता है और इसी की मौजूदगी के अंदर लोकतंत्र का जो चरित्र है वो उभर करके सामने आता है। क्योंकि बहुत ठीक ढंग से चुने हुए या स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को यह जरूर जानना चाहिए और उन्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं जिनका वो उल्लंघन नहीं कर सकते। नागरिकों के जो अधिकार हैं वही उनकी लक्ष्मण रेखा है। क्योंकि अगर ये अधिकार नागरिकों को नहीं होंगे तो वो लोग जो है किसी भी प्रकार से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। वो उसी प्रकार के नियमों को बनाएंगे जिनसे उनको क्या होता हो? फायदा होता हो। उनको क्या हो रहा हो? फायदा हो रहा हो। तो इस पुस्तक के आखिरी अध्याय के अंदर हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कैसा होता है, और इसकी कल्पना करेंगे कि वास्तविक जो हमारा जीवन है उसके अंदर कुछ घटनाओं से बात लेंगे हम। और इससे पहले हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार कहते किसे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजंस हैं। और पिछले अध्याय की तरह यहां भी हम सामान्य उदाहरण से क्या करेंगे? सामान्य उदाहरण से हमारे इस पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसे कि चुनावी राजनीति में हमने चुनाव को लेकर के बात की थी। इसके अलावा संस्थाओं के कामकाज के अंदर हमने एक सरकार के सर्कुलर की बात की थी, किस प्रकार एक कानून बनाया गया था, किस प्रकार लोगों को जो है 27% आरक्षण दिया गया था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकारों के बिना जीवन कि जो अधिकार है ये अगर मानव के पास ना हो तो उनका जीवन कैसा होगा। तो अगर इस किताब के ऊपर हम बात करेंगे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की, तो इसके जो प्रथम 4 अध्याय हैं उनके अंदर हर जगह हमने केवल और केवल लोगों के अधिकारों की बात की है। और अगर हम भारतीय संदर्भ में इस पाठ के अंदर अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व के अंदर हो रहे लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उन एग्जाम्पलों से हम ये देखेंगे, उन उदाहरणों से हम ये देखेंगे कि मानव के लिए अधिकार क्यों आवश्यक है। और अगर इन अधिकारों का मानव के जीवन में अगर उपयोग ना हो, अगर उनको मानव के जीवन में सम्मानित ना किया जाए तो लोगों का जीवन कैसा होगा? अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कैसा होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं
गुआंतानामो बे जेल। ये जेल क्यूबा में है। कहाँ है ये? क्यूबा में एक टापू पर, जिस पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। अमेरिका का इसके ऊपर कब्जा है। और अमेरिका ने क्या किया? चुपचाप विश्व के अलग अलग हिस्सों से 600 लोगों को पकड़ा। कितने लोगों को पकड़ा? 600 को। और उन्होंने ये कहा कि ये 600 लोग किसके दुश्मन हैं? अमेरिकी सरकार के। अमेरिकी सरकार के दुश्मन हैं। और दुश्मन भी किस लिए है? 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। यह अमेरिका के ऊपर अब तक का हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तो उन्होंने कहा कि ये जो 600 लोग हमने पकड़े हैं, इन 600 लोगों का संबंध 11 सितंबर 2001 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ उसके अंदर ये लोग शामिल थे। और इनके अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो व्यक्ति अनस के पिता थे। एक लड़का है, कौन? अनस। उसके पिता, जिसका नाम है अलबन्ना, वो इन 600 लोगों में से एक था, जिसको केवल संदेह के आधार पर पकड़कर किसमें डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और अधिकांश मामलों में 600 के 600 लोगों के मामलों के अंदर गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार ने उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी उसकी सूचना तक नहीं दी गई। यानी कि इन 600 लोगों के गिरफ्तारी के बारे में जिन देशों से ये संबंध रखते थे उनकी सरकार को भी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो जिस प्रकार अन्य कैदियों को अपने घर वालों की या गिरफ्तारी की सूचना मिली, वैसे ही अनस को भी जो है अखबार के माध्यम से यह खबर मिली कि उसके पिताजी को कहां पर रखा गया है? जेल में रखा गया है। और इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनसे वहां पर क्या की जा रही है? पूछताछ की जा रही है। और उसी ने फैसला किया, अमेरिकी सेना ने यह फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही कैदी अपने देश की अदालतों का क्या खटखटास के, दरवाजा खटखटास के। उन्हें बिना किसी अधिकार के, बिना किसी न्याय के सीधा ही जो है दोषी करार दिया गया और जेल में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संगठन है, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं क्या की? इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ वहां पर किस प्रकार की ज्यादती की जा रही है। और उस ज्यादती के खिलाफ कैदियों ने क्या कर दिया? भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल करने के बाद भी उन कैदियों को किस प्रकार जबरदस्ती जो है नाली के माध्यम से, जो नालियां होती हैं वो उनकी नाकों में ठूसी जाती है, उनके मुंह में ठूसी जाती है और उसके माध्यम से उनको क्या दिया जाता है? भोजन उनके पेट में जबरदस्ती पहुंचाया जाता है, ताकि वो लोग क्या ना हो जाए? मर ना जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी जो है एक स्वतंत्र जांच की इन बातों से पुष्टि हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उन्होंने गुआंतानामो बे के जेल को बंद करने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका ने उनकी इस बात को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो आइए अब हम बात करते हैं, सऊदी अरब का उदाहरण देखते हैं। वहां की जो सरकार है वो अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है। तो अगर इस पर गौर करें तो सबसे पहली बात है, यहां पर एक वंश का शासन चलता है। एक वंश का शासन चलता है। राजा या शाह को
लोगों को चुनने का अधिकार नहीं है, यानी कि राजतंत्र है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, चुनावी राजनीति किस प्रकार जो है हम चुनाव के जरिए जो है भारत के अंदर सरकार का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, विधायिका का। लेकिन यहां पर जो राजा होता है वो ही सर्वे सर्वा होता है, उसका किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता। और उसके बाद उस राजा का बेटा, यानी कि एक वंश का शासन है, वही आगे राजा की गद्दी पर क्या करता है, बैठता है। दूसरी बात है, शाह जो राजा है वही क्या करता है, कार्यपालिका वह विधायिका के लोगों का चुनाव करता है। जनता नहीं करती है, कौन करती है, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों का चुनाव भी कौन करता है, शाह करता है। इसके अलावा जो वहां पर लोग हैं रहने वाले, वो कोई भी क्या नहीं बना सकते हैं, राजनीतिक दल नहीं बना सकते, कोई भी राजनीतिक दल नहीं बना सकते। चौथी महत्वपूर्ण बात है, मीडिया शाह की मर्जी के बिना क्या नहीं दे सकती, खबर नहीं दे सकती। इसके अलावा किसी धार्मिक आजादी की समाप्ति, धार्मिक आजादी की समाप्ति। जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, जो व्यक्ति क्या नहीं है, मुस्लिम नहीं है, उन लोगों के जो धार्मिक अधिकार है वो सीमित है। वो लोग किसी पूजा स्थल पर नहीं जा सकते, अपने घर में ही रह करके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण यहां पर कमजोरी है वो है, महिलाओं को अधिकार नहीं है, मताधिकार। महिलाओं को मताधिकार नहीं है। जबकि अगर हम भारत में बात करें, चुनावी राजनीति के पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार 18 वर्ष की आयु होने के बाद प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, वो चाहे किसी लिंग, किसी जाति, किसी भी वंश, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग का हो, उस व्यक्ति को भारत के अंदर वोट डालने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। लेकिन अभी सऊदी अरब के अंदर केवल मात्र और केवल मात्र पुरुषों को ही मताधिकार देने के ऊपर क्या किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, कोसोवो में जातीय नरसंहार। यानी कि कोसोवो जो है युगोस्लाविया से टूट करके, किस देश से टूटा है, युगोस्लाविया से टूटकर क्या हुआ है, अलग हुआ है। और यहां पर दो वर्गों के लोग रहते हैं, अल्बानियाई वर्ग के लोग और सरब। जो अल्बानियाई है वो अल्पसंख्यक है, यहां क्या है, अल्पसंख्यक। और सरब लोग है वो क्या है, बहुसंख्यक है। और यहां क्या हुआ, अभी तक तो हमने ये जाना कि सऊदी अरब के अंदर राजतंत्र है। तो हम ये देखते हैं कि जो चुनाव के जरिए जहां पर सरकारों का निर्माण होता है, वहां सरकारों के ऊपर पाबंदियां होती हैं और लोगों को वो अधिकार देती हैं। लोगों के अधिकारों को वो क्या नहीं करती है, छीनती नहीं है। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि कोसोवो के अंदर किस प्रकार चुनी हुई सरकार ने, किस प्रकार चुनी सरकार ने अपने ही देश के लोगों का नरसंहार किया, अपने ही देश के लोगों को किस प्रकार जो है उनकी सेना ने क्या किया, मारा। जो उग्र, जो सर्व राष्ट्रवाद के भक्त एक व्यक्ति है, मिलोसेविक, इस व्यक्ति की चुनाव के अंदर क्या बनी, सरकार बनी। इस व्यक्ति ने क्या किया, सरकार बनाई और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बड़ी कठोर नीति अपनाई। और उनकी इच्छा थी कि देश के ऊपर जो है केवल किसका नियंत्रण होना चाहिए, सरब लोगों का। मैंने आपको दोनों समुदाय यहां बताए, एक बहुसंख्यक है और एक क्या है, अल्पसंख्यक है। हालांकि अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सरब लोगों के मुकाबले में वो लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। और
सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों को क्या करना चाहिए, या तो देश छोड़कर चला जाना चाहिए, अपने देश को क्या कर दे वो छोड़ के चले जाए, या फिर उनको किसका प्रभुत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, सर्बों का। उसके अंदर उसके नीचे जो है उनको क्या कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। अप्रैल 1999 के अंदर एक अल्बानियाई परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई। वो घटना क्या थी? 74 वर्षीय होक्सा, 74 वर्षीय बतीसा होक्सा और उसका 77 वर्षीय पति इजेत, ये दोनों अपनी रसोई के अंदर बैठे हुए क्या कर रहे थे? ठंड का मौसम था और सर्दी से बचने के लिए आग से गर्मी ले रहे थे। तभी उन लोगों ने विस्फोट की आवाज सुनी और उनको एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की शहर जो है वो कहां पर घुस आई है, शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोला मकान का और 5-6 सैनिक दंदनाते हुए उनके मकान में दाखिल हो गए और उन्होंने आते ही पूछा कि बच्चे कहां हैं। और बतीसा याद करती है उस घटना को कि किस प्रकार इजेत की छाती के अंदर 5-6 गोलियां दाग दी गई और उसके सामने ही उसकी पति की मौत हो गई। और सैनिकों ने उसकी उंगली के अंदर जो अंगूठी थी वो भी निकाल ली और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा। और वो दरवाजे के बाहर भी नहीं निकली थी, उससे पहले ही उसके घर को क्या लगा देगी, आग लगा देगी। और वह बरसात के अंदर बेघर होकर के क्या होगी, सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना मकान था, ना पति था और ना ही शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई भी वस्तु। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना ने किया। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे थे तो अमेरिका के सैनिक अपने देश के लोगों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो उन 600 लोगों को पकड़ा था जो उस हमले के अंदर या उस हमले की साजिश रचने में क्या थे, शामिल थे। लेकिन यहां तो आप देखिए कि किस प्रकार कोसोवो की सरकार के सैनिक ही अपने ही देश के लोगों का नरसंहार कर रहे थे। और ये एक ऐसे नेता के निर्देश पर, जिस आदमी ने आदेश दिया था उसका लोकतांत्रिक चुनाव जीत करके ही क्या आया था, सत्ता में हुआ था चयन। यानी कि वो आदमी इन लोगों के ऊपर शासन करने के लिए कहां से आया था, चुनाव जीत करके आया था। तो ये जो जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल ही के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उन्होंने यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिर कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर के ये क्रम जो है सुधरा और उसके बाद में जो है मिलोसेविक की सत्ता भी चली गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उस पर मुकदमा चला और उसे क्या दी गई, सजा दी गई। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र में अधिकार। अभी हमने जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार करें तो उस उदाहरण से जिसके कष्ट हुआ जिसको, उनके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों के ऊपर, सऊदी अरब के अंदर औरतों के ऊपर, कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के ऊपर। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के अंदर 1984 के अंदर सिखों का नरसंहार किया गया था। दिल्ली में सिखों को मारा गया। और 2002 के अंदर गुजरात के दंगों के अंदर जो है, गुजरात में दंगे हुए जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को मारा गया। तो ये एक नरसंहार ही था। और भारत के अंदर भी एक चुनी हुई सरकार क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो आप उन लोगों के बारे में अगर सोचेंगे, अगर आप उनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आता? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसला करने का अधिकार होता तो क्या आप उन घटनाओं को नहीं होने देते? इन घटनाओं के ऊपर आप क्या संज्ञान लेते? आप किन अधिकारों का इस्तेमाल करते? तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा कि आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते जिसमें लोगों को क्या मिलती, सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और उनको क्या मिलते, समान अवसर। और आप ये भी चाहते कि किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के क्या ना किया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। अगर किसी को गिरफ्तार अगर किया भी जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए और निर्दोष साबित करने का उसे पर्याप्त अवसर मिले।
आप इस बात से भी सहमत हो सकते हैं ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? तार्किक नजरिया। क्योंकि उससे हम जो चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं उसको तर्क के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? पहले कसौटी के ऊपर खरा उतरना चाहिए। तर्क का मतलब होता है कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, उसको तर्क के माध्यम से क्या करें? हम जानें। पर आप इस बात पर गौर करें, अगर हम ये आश्वासन सिर्फ किस में दे दें? कागजों में ही दे दें। किस में दे दें? कागजों में ही ये आश्वासन अगर हम दें और उसके ऊपर अमल ना हो और उन लोगों को सजा ना मिले जो ऐसा कृत्य करते हैं, तो ये अधिकार बेमानी होंगे। तार्किक के साथ साथ में हमें जो दूसरी जो बात है वो क्या है? एक आप ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएं जहां हर किसी को न्यूनतम बात की क्या मिले? गारंटी मिले। क्या मिले? न्यूनतम बात की गारंटी हर किसी को। किसको? अमीर को, गरीब को, ताकतवर को, कमजोर को, बहुसंख्यक को और अल्पसंख्यक को। हर किसी को क्या हो? न्यूनतम चीजों की गारंटी हो कि आपको ये चीजें तो है हमारे संविधान के अनुसार क्या है? मिलेंगी। और अधिकारों के पीछे जो है आपकी सोच क्या है, आपकी भावना क्या है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अधिकार क्या है। अधिकार हम किसे कहते हैं? इनके बिना क्या मानव का विकास संभव नहीं है? तो इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।